नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, हाल ही में जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन का दौरा किया है। पहली बार हम कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर से अलग होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की मुलाकात ली हो। वहां से वो कीव भी गए थे और करीब 9 घंटे तक वो यूक्रेन में रहे थे। इसी प्रकार से कुछ हफ्तों पहले भी जैसे हमने देखा कि रशिया की भी मुलाकात की गई थी। और विश्व की एक नजर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, तो उस वजह से क्या ये युद्ध खत्म होने की संभावना है कि नहीं, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार और राजकीय विश्लेषक श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जिस प्रकार से ये जो भूमिका में हमने बताया कि प्रधानमंत्री की ये मुलाकात पूरी विश्व की उस पर नजर बनी हुई है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्योंकि करीब 2022 से ये जो युद्ध चलता है, आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, क्या कहेंगे? ये युद्ध आपको शायद पता होगा कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। जी। तब रशिया को उम्मीद थी कि 48 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि यूक्रेन बड़ा कमजोर देश है। किसी जमाने में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तो इसलिए रूस को ये जानकारी थी कि उनके पास कितनी ताकत है, क्या है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 फरवरी 2022 के बाद आज तक 900 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। 900 दिन से ज़्यादा, 900 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि कभी रूस का पलड़ा भारी होता है, कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी होता है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जी। दोनों ही देश अपने अपनी सेनाओं को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। जी। यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों का सहारा है, अमेरिका और यूरोप के देशों का, वहां से उनको हथियार मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है। रूस को अपना ऑयल बेचकर जो उनकी कमाई होती है, उसके द्वारा वो टर्की से, चाइना से, ईरान से, इन देशों से हथियार खरीद रहा है, ड्रोन खरीद रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मेरा विचार है कि राष्ट्रपति पुतिन को भी ये समझ में आने लगा है कि ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसा ही चलता रहेगा अगर इसकी जल्द कोई इसका कोई हल नहीं निकाला गया। लेकिन सम्मानजनक हल निकले, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो वो सम्मानजनक का हल कैसे निकले, वो अमेरिका पर तो डिपेंड, या मतलब पश्चिमी देशों पर तो डिपेंड कर नहीं सकते कि आप शांति वार्ता चलाओ। वो मुमकिन भी नहीं है। वो मुमकिन भी नहीं है। वो शर्तें रखेंगे अपनी, रूस मानेगा नहीं, तो मामला वहीं का वहीं अटका रहेगा। तो चाइना पर भी रूस ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि चाइना भी अपनी शर्त रखेगा। बिल्कुल। तो उनके लिए एक रास्ता ये हो सकता है कि भारत के माध्यम से वो कुछ शांति का कोई मार्ग निकाले। चाहे सीज फायर हो, टेम्पररी सीज फायर हो, एकदम युद्ध ना हो, बंद ना हो जाए। रूस की अपनी समस्याएं भी है, जैसे वहां के युवकों में राष्ट्रवाद की भावना भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग ज्यादा तैयार नहीं हुए यूक्रेन में लड़ने के लिए। अच्छा। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। और रूस के सेना को दूसरे देशों से लोग इंपोर्ट करने पड़े हैं। उनमें भारत के भी कुछ लोग, आपको पता होगा, इस तरह की खबरें आई है। दूसरे थर्ड वर्ल्ड से भी उनको वहां पे लोगों को आर्मी में लाया गया है, नॉन कॉम्बैट सैनिकों के सहायकों के रूप में। सैनिकों की ट्रेनिंग उनकी नहीं होती, लेकिन सैनिकों का सहायक, जैसे कुक है, ड्राइवर है, इस तरह की पोस्ट के लिए उनको लाया गया है। लेकिन वो भी अब ज्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि उसका भी विरोध सब देशों में होने लगा है, भारत में भी हो रहा है। तो रूस की अपनी समस्या ये है, अमेरिका की अपनी समस्या है। अमेरिका की समस्या ये है कि अमेरिका में जितने टैक्स पेयर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 2-2.5 साल हो गए, इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है, और हमारे पैसों से वहां पर अमेरिका ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। तो हम ये पैसा क्यों दें? एक ये चीज है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो मैं इस युद्ध को खत्म करा दूंगा। तो यानी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को न मिले, इसलिए बाइडन
राष्ट्रपति बाइडन अपने अगले अगले 3-4 महीने और बचे हैं उनके, जी जी जी, उसमें वो कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा लगता है मुझे कि जैसे भी हो सीज फायर हो जाए, सॉल्यूशन ये लोग युद्ध विराम हो जाए, ताकि ये क्रेडिट हमें मिल जाए कि भाई हमने ये काम किया है। और इससे उनको लगता है कि कमला हैरिस का जो इलेक्शन है उसमें भी उनको मदद मिल सकती है। हाँ, ये अमेरिका का इंटरेस्ट है, भारत का अपना इंटरेस्ट है। एक मिनट, रूस की एक समस्या और ये भी है कि सैंक्शंस लगने के बाद रूस में टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन कम हो गया है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि रूस में जो सेना, जो डिफेंस सेक्टर है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी वहां पर आ नहीं रही है। तो कब तक रूस इस युद्ध को जारी रख सकता है, कितना ज्यादा कितना खींच सकता है वो, ये एक समस्या रूस की सबसे बड़ी है। अगले 10 साल में वो इतना पीछे हो जाएगा, अगर ये युद्ध जारी रहा, सैंक्शन जारी रहे, तो टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पीछे हो जाएगा कि चाइना उसको बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा, ये भी उसको डर है। तो चाइना का और रशिया का ये इंटरेस्ट है। यूरोप का इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, यूरोप में एनर्जी का मतलब जो पेट्रोलियम है या ऑयल एंड गैस कह सकते हैं, ऑयल एंड गैस 40 से 50% अकेले रशिया से आता है। अच्छा, जर्मनी की, फ्रांस की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर रशिया के पेट्रोलियम पर डिपेंड करते थे। अभी जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ये सैंक्शन रोक लगी है, पश्चिमी देशों को, नाटो को रोक लगानी पड़ी, तो उसके कारण वहां पर एनर्जी का भाव बहुत बढ़ गया है, वहां पर प्राइसेस बहुत बढ़ गए। बिल्कुल, है ना। हाल ही में हमने लंदन में जैसे देखा, महंगाई बढ़ गई, लंदन में देखा हमने, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो उन लोगों के सामने समस्या ये है कि अगर ये युद्ध रुक जाता है, ये युद्ध जारी रहता है, तो हम कितने दिन तक इस इकोनॉमी को सस्टेन कर पाएंगे, सैंक्शंस कब तक वो भी कब तक चलेंगे। तो उनका अपना इंटरेस्ट है। और मजेदार बात यह है कि वो लोग भारत से उस रिफाइंड ऑयल को खरीद रहे हैं जिसका क्रूड रूस से भारत खरीद रहा है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। तो ये उनको एक वाया, जो चीज वो सीधा रूस से मंगाते थे, अब वो वाया इंडिया में आती है, तो कॉस्ट भी बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, इसकी इफेक्ट वहाँ के पब्लिक को सहन करनी पड़ती है। ये कह सकते हैं कि सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट है इस युद्ध को रुकवाने में। अब समस्या ये है कि बिना नाक कटे कैसे सॉल्यूशन आए, कोई भी देश अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके संदर्भ में हम अभी जो दोनों देश चाहते तो है कि युद्ध रुक जाए, पहले कौन करे और हमारी इज्जत बनी रह जाए। बस सबसे बड़ी समस्या ये लग रही है मुझे। और इस संबंध में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा हुई है उसको मैं देखता हूँ। आप देखिए, पिछले महीने में वो रूस गए थे, जुलाई में, अगस्त में वो यहाँ गए, यूक्रेन गए हैं, और सितंबर में अमेरिका जा रहे हैं। वहां पे भी चुनाव आ रहे हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशंस असेंबली सेशन शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। तो मोदी जी के लिए एक कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन, दोनों हाथों में लड्डू है उनके लिए। रूस से उन्होंने अपने संबंध बिगाड़े नहीं और अमेरिका से भी नहीं बिगाड़ा, दूरी रखी नहीं, और उन्होंने समान दूरी बनाए रखी है। अच्छा, प्रधानमंत्री का हाल ही में एक बयान आया था जिसमें मतलब उन्होंने कहा था कि पहली की जो सरकारें थी भारत की, वो क्या था कि न्यूट्रल वे से दूरी बनाए रखती थी, और हमारी जो सरकार है वो न्यूट्रल रूप से हम समान आ रहे हैं। क्या महत्व है इसका? वो ग्लोबलाइजेशन की बात कह सकते हैं हम उसको। जी। ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है तो बहुत सारी सरकारें पहले के मुकाबले में ज्यादा नजदीक आई है। आज जैसे उदाहरण के लिए हम लोग पहले कोई चिट्ठी लंदन भेजते थे या मॉस्को भेजते थे तो 1 महीने में पहुंचती थी, आजकल वो 1 मिनट में ईमेल पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो ये एक टेक्नोलॉजी के कारण सरकारें एक दूसरे के बहुत नजदीक आई है, ये बात बिल्कुल सही है। पहले की सरकारों की बात अब करना कोई उचित नहीं है क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। और शायद ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये गवर्नमेंट न्यूट्रल तो थी, लेकिन अब चाहते हैं कि कोई मतलब समाधान निकलता है तो उसमें भारत पहल करे। मुझे इसकी उम्मीद लग रही है क्योंकि न तो रूस चाहेगा और न ही अमेरिका चाहेगा कि ये किसी ऐसे देश में शांति वार्ता हो जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो भारत शायद इसमें पहल कर सकता है, हो सकता है शांति वार्ता भारत में भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे चांसेस है। ऐसा एक बात ये भी है कि जैसे हाल ही में जो बिडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मतलब एक्स पोस्ट पे जो लिखा था कि जो पोलैंड और यूक्रेन का जो दौरा हुआ तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत भी हुई थी, और साथ में बात ये भी थी कि
अमेरिका ने मतलब फिर से एक बार दोहराया कि हम जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो यूक्रेन के लिए बरकरार रखेंगे। क्या महत्व है इसका? ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, जो मानवीय सहायता दे रहे हैं अमेरिका की तरफ से जा रही है, मतलब खाना भी है, दूसरी हथियारों के अलावा जो चीजें मदद है, दवाइयाँ है, वो जा रही है और वो जारी रहेगी। भारत से भी गई है काफी मदद, दूसरे के देशों से भी गई है, क्योंकि यूक्रेन में स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। आप देखिए, एक ऐसा देश जो मतलब यूक्रेन के लोगों का कहना है कि हमारे कई 5 से 6 लाख सैनिक मारे गए। इतने सैनिक वहां पर थे कि नहीं, ये दावा किया गया है जेलेंस्की की ओर से कि हमने रशिया के अब तक करीब 6 लाख जो सैनिक मारे हैं। मतलब ये दावा है या फिर प्रेसिडेंट की ओर से? अब वो देखिए, युद्ध वगैरह होता है तो हर देश अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के आंकड़े देता है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाते। लेकिन ये बात सच है कि यूक्रेन में बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, करीब $1000 बिलियन के बराबर नुकसान हुआ है वहां पर, बिल्डिंग्स और ये पावर हाउस और सारी चीजों को मिला के। दूसरा, यूक्रेन के करीब करीब 20 लाख लोग पोलैंड और स्लोवाकिया, दूसरे दो देश है, उसमें शरणार्थी बन के गए हैं, तो उन देशों में भी असर पड़ रहा है। पोलैंड का भी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अपन जो प्रधानमंत्री पोलैंड गए, तो पोलैंड की भी दिलचस्पी इसमें है कि ये यहाँ की समस्या सुलझे तो इन शरणार्थियों को हम वापस उनके देश में भेजें। बिल्कुल, क्योंकि मतलब वैसे भी देखा जाए तो यूरोप के जो देश है इतनी भारी पॉपुलेशन वाले नहीं है, और वो इतना मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, और फिर उसमें एक और पॉपुलेशन आ जाए दूसरे देश की, तो वहाँ की डेमोग्राफी, इकोनॉमी पे सीधा डेमोग्राफी, वहाँ की इकोनॉमी बहुत असर पड़ता है। तो ये अब मुझे लगता है कि यूक्रेन के युद्ध का फोकस शायद अब यूक्रेन या रूस के बजाय भारत पर आ सकता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, अब देखिए कि, और एक बात और मैं कहना रह गई है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन गए, उसके पहले वो रूस गए थे। एक महीने पहले जी। और उसके तुरंत बाद उनकी रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों से बात हुई अभी इसी हफ्ते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस शांति वार्ता का जो एक इनडायरेक्टली बैक चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल से जो प्रयास हो रहे थे, उसमें भारत के मतलब मोदी जी के साथ साथ जो बाइडेन भी शामिल थे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल थे। उनको मतलब सबको मालूम था कि ये प्लान हो सकता है, ऐसा प्रयास हो रहा है। तो अगर ये बात सही है, जैसा मेरा विचार है, तो अगर मेरा अनुमान बिल्कुल सही है, तो प्रधानमंत्री इस मामले में लीड ले रहे हैं, क्योंकि उनके इन सभी देशों से अच्छे संबंध है और न्यूट्रल संबंध भी है, अच्छे संबंध भी, हाँ न्यूट्रल भी है, और वो पर्सनली उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर ये होता है और भारत इसमें लीड लेता है, तो भारत की एक बड़ी भारी उपलब्धि हो सकती है अगर ये सफल रहा तो। और सर, एक आखिरी सवाल कि जैसे यूक्रेन की यह परिस्थिति है, जैसे आपने बताया करीब 900 से ज्यादा दिन से जब ये युद्ध चल रहा है, अब रशिया तो मतलब एक बड़ा भौगोलिक विस्तार भी है, आज भी हम कह सकते हैं, लेकिन जब यूक्रेन जैसे देश जो मतलब काफी छोटे देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया या फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और फिर भी इतना मतलब जो लंबा खींचा जा रहा है, तो क्या एक हल आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हल हो सकता है, या फिर क्या, या फिर एक जिद है कि बस उसका समाधान नहीं हो रहा है? जिद, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का समर्थन पश्चिम के देश अभी तक काफी कर रहे थे, लेकिन अब पश्चिम के देशों को भी लगने लगा है कि ये अपनी जिद पर आ गए। तो जेलेंस्की भी बहुत ज्यादा समय तक ये वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। उनको, मुझे लगता है कि उनको ये बात माननी पड़ेगी कि आप युद्ध बंद करने के लिए तैयार हो जाएं, मतलब सहमत हो जाएं, और जब यूक्रेन सहमत होगा तो रशिया को सहमत करने में भारत को नहीं आएगी। बिल्कुल जी। आपको याद, एक तो शुरुआत करें, आपको याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ फरवरी 2022 में, उसके तुरंत बाद भारत के अनुरोध पर रशिया और यूक्रेन दोनों ने युद्ध बंद किया था, ताकि भारत के लोग वहां से निकल सके। बिल्कुल, हाँ। तो भारत का स्पेशल फ्लाइट्स वहां पर, हाँ स्पेशल फ्लाइट्स भेजी गई थी, और काफी हजारों की संख्या में वहां से लोग आए थे, भारत के विद्यार्थी थे, दूसरे बिजनेसमैन थे। बिल्कुल। तो भारत का इतना प्रभाव तो है कि अगर वो 2-4 दिन के लिए या 8 दिन के लिए युद्ध रुकवा सकता है, तो वो सीज फायर भी करवा सकता है। बिल्कुल जी। तो
तो दर्शकों, जिस प्रकार से आज हमने बात की है यूक्रेन की हाल की स्थिति और यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है उसमें भारत किस प्रकार से सहाय कर सकता है, और जैसे भी जो भारत की अगर बात करें विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चलने वाला देश है, तो आगे देखते हैं कि यूक्रेन की परिस्थिति या रशिया की जो युद्ध की स्थिति है उसमें क्या बदलाव आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वीरेंद्र जी, इस प्रकार से आपने ये जो मार्गदर्शन दिया दर्शकों को बिल्कुल ये समझ में आएगा कि ये मसला किस प्रकार से बढ़ा हुआ है और क्या उसके हल है वो हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से आप देखते रहिए रिवॉइड न्यूज़। नमस्कार।